Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well. So as you can already see on the screen, that video that we are going to cover today is SSC CGL 2024 Tier 1 all questions that are related to biology. तो हम इस वीडियो में जितने भी 2024 SSC CGL में एग्जाम पूछे गए हैं उसमें सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टू द पॉइंट आए हुए थे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ यूट्यूब पर अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो मेक श्योर टू चेक आउट दोस प्लेलिस्ट। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन अ टेलीग्राम चैनल एट RB_S, जहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी विदाउट एनी हेसल। ऑल्सो आप हमारे एप्लीकेशन पर RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, डोंट वरी। हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ डिफरेंट बैचेस का आपको पता लग जाएगा। ऑल्सो हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमने हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं सो दैट आपको सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाए। चलिए, the very first question is which of the following can be represented as a functional unit of nature? Basically प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में आप किसको आप इसमें से जानते हो? देखो, कार्यात्मक इकाई का मतलब है वो सबसे छोटी यूनिट जो सारा काम कर सकती है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट सेल्फ सस्टेन्ड है, वो अपने आप चलता रहता है। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं, इस तरीके से नेचर में सबसे छोटी यूनिट जो अपने आप चलती रहती है उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है, इकोसिस्टम और एक पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी, बेसिकली इकोलॉजिकल सिस्टम और इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर नेचर, और यू कैन से इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहला है फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दे बिकम रेंसिड, कि जो वसा और तेल हैं वो उपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। तो बेसिकली जब खाना पुराना हो जाता है, आप खुले में रख देते हो, तो जो उनके अंदर ऑयल है या फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो बासी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, फैट्स एंड ऑयल्स गेट रिड्यूस। देखो, इनमें से कोई एक ही चीज ठीक हो सकती है, या तो ऑक्सीडाइज वाला या रिड्यूस वाला, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मैं आपको बैच में भी समझा चुकी हूँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी यानी बासापन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब बी स्टेटमेंट ही गलत होगा। Which of the following illustrations show the mitochondrial structural details? इनमें से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाता है? बेसिकली आपने अगर सेल चैप्टर किया हुआ है तो आपको पता होगा, मतलब मैंने प्रॉपर डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, उसमें दो लेयर होती हैं और दो लेयर के बीच में आपके छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर गाइस, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं तो ये है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बाकी कुछ भी ऐसे डिजाइन बना रखा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड इन 1952? इनमें से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन है, एक इनएक्टिव वैक्सीन है जो आप कह सकते हो बिल्कुल किल्ड, जो जा चुकी है? तो दैट इज साल्क वैक्सीन। साल्क वैक्सीन 1952 में किल्ड बैक्टीरिया की वैक्सीन बनाई गई थी, किल्ड वायरस की बैक्टीरिया वैक्सीन, क्योंकि उसी से बनती है, तो उसका क्या नाम था? साल्क वैक्सीन। विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज एव्स? इनमें से कौन से जीव को एव्स, एव्स क्या होते हैं? बर्ड्स, राइट? बर्ड्स की कैटेगरी। तो एव्स कौन से होते हैं? बर्ड्स ही तो होते हैं। तो अभी तक देख रहे हो सारे क्वेश्चंस कितने इजी थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है इसके अंदर टिपिकल, जो आप कह सकते हो स्टैटिक वाले पोर्शन से थे, जो शायद आपको गैस ही करने पड़ते हैं, और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो एस्पिरेंट को, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने, अगर मैं बोल रही हूँ कि लगभग 80-90% एस्पिरेंट्स ने वो गैस ही किए होंगे, इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिशेबल फूड? इनमें से कौन सा एक अविकार्य भोजन है जो आप कह सकते हो खराब नहीं होता, सड़ता नहीं? तो पल्सेस, लाद जो है, दालें आप जिसको बोल सकते हो, सॉरी लाद नहीं है, दाल ही है, दालें जो है इसको बोलते हैं नॉन पेरिशेबल फूड है, जल्दी खराब नहीं होती। व्हाट डू वी मीन बाय एलेंस रूल? एलेंस रूल का क्या मतलब है? देखो, बेसिकली एलेंस रूल क्या होता है,
कि जो जानवर या जो लोग या कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ठंडी जगहों पे रह रहा है, उसके कान, उसके बॉडी पार्ट्स छोटे छोटे होंगे ताकि हीट लॉस से बचा जा सके। कभी भी तुम नोटिस कर लेना। तो इसमें यही है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। जो ठंडी जलवायु में रहने वाले होते हैं उनके कान और अंग यानी भुजा और टांग छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो सके। यही है एलेंस रूल। ये बिल्कुल नया रूल है, तो आप नया रूल इन द सेंस ये नहीं है साइंस में नया रूल है, बट जो आप कह सकते हो बिल्कुल ये था इनसिग्निफिकेंट, ये कभी नहीं पूछा गया है, ये बिल्कुल नई चीज है जो पूछी गई है। The organisms that do not have a defined nucleus or organelles are classified into dash kingdom. वो जीव जिनमें एक फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता, छोटे छोटे कोशिकांग नहीं होते फिक्स, उनको क्या बोलते हैं? वो प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी पुराने होते हैं। और वो कैटेगरी किसकी है? मोनरा की। ठीक है। The growth form of a plant comprising its size, shape and orientation is known as। एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति, अभिविन्यास शामिल होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है, यानी वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? आप चारों ऑप्शन सुन लो। ग्रोथ पैटर्न, हैबिटेट, हैबिट और एनवायरमेंट। बहुत सिंपल सा, आई डोंट थिंक ये किसी ने छोड़ा होगा या किसी का गलत हुआ होगा। ग्रोथ पैटर्न, जिस तरीके से वो विकास कर रहा है वो क्या होगा? विकास स्वरूप। सिंपल। What kind of phyllotaxy was examined in the guava plant? Basically phyllotaxy का मतलब क्या होता है कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं किस टाइप से अरेंज है, सीधी है, उल्टी है, कैसे? से गुआवा यानी अमरूद के पौधे में पत्तियां नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं, तो वो है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, विपरीत पर्ण विन्यास। Which of the following plants is used to cure cold and cough? इनमें से कौन सा पौधा सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? अर्जुन, बबूल, तुलसी और जामुन। देखो अर्जुन का जो पेड़ है उसकी जो छाल है, बार्क जो होता है, तो जो अर्जुन का पौधा है वो बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप इसकी छाल का काढ़ा बना के पी सकते हो। तुलसी कोल्ड और कफ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और जामुन शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेम अ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताओ जो तब होता है जब सोडियम का अमाउंट हमारे ब्लड में कम हो जाता है। सोडियम अगर कम हो गया तो ये देखो, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है? नाट्रियम। ठीक है, तो इसका डिसऑर्डर का नाम क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया। सॉरी, यस, हाइपो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब जब ज्यादा हो जाए। Which of the following is not a component of a flower? इनमें से कौन सा एक फूल का घटक नहीं है? ये बहुत इजी है। कैलिक्स, एंड्रोइशियम, स्पाइंस और कोरोला। स्पाइंस यानी जो कांटे हैं वो फूल का हिस्सा नहीं होते। Which branch of ecology deals with the characteristics of ancient environment and relationship with ancient plants and animals? इनमें से वो कौन सी आप कह सकते हो साइंस की ब्रांच है जो प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पादपों और जंतुओं के साथ उनके संबंध संबंधित है? बेसिकली है तो इकोलॉजी, बट कौन सी वाली है? जहां भी प्राचीन आ गया, एंशियंट आ गया, पेलियोंटो वर्ड जुड़ जाता है, राइट? पेलियोंटोलॉजी आपने सुना भी होगा ना, फॉसिल्स की स्टडी आप कर रहे हो या जो भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? पेलियो इकोलॉजी, पूर्व पारिस्थितिकी। Who published Systema Nature in 1735, classifying 3 kingdoms of nature and outlining the sexual system for the classification of plants? Basically Systema Nature नाम की बुक और जो पेपर है वो किसने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने जो 3 क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम है हमारे नेचर के, वो भी बताए थे, और साथ में जो प्लांट्स का सेक्सुअल सिस्टम है, क्लासिफिकेशन का, कि पौधों को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ये भी बताया था। कुछ और किसी और चीज से पता हो या नहीं पता हो, सिस्टम ऑफ नेचर आई थिंक इतनी बार आ चुका है, बायोडाइवर्सिटी में, क्लासिफिकेशन चैप्टर में इतनी बार आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। द नेम ऑफ द ऑथर वाज कैरोलस लिन्यूस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट्स द साइज ऑफ PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स? वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो PPLO
के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ये जॉन्डिस निमोनिया वाले बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनका साइज इंडिकेट करता है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बट ये भी आपके ई बुक में है, ये मैंने आपके वीडियो में डाला हुआ है। लगभग 0.1 माइक्रोमीटर। खुद सोचो, बहुत छोटे होते हैं, दिखेंगे भी नहीं। 20, 30, 10, 0.1, तो 0.1 ही होगा ऑटोमेटिकली। Which of the following options is associated with the class of cold blood animals? इनमें से कौन सा जानवर है जो cold blood animals यानी ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से आप कह सकते हो रिलेटेड है? नॉर्मली मैमल्स जो है, देखो हम लोग क्या है, वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो खून होता है वो थोड़ा गर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि हम अपना बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बाहर का जो टेम्परेचर है वो है, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो लेकिन आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 ऑप्शंस हैं, पावो, सिटाकुला, मैक्रोपस और ये कैमिलियन। इन चारों में से आई थिंक एक ही है जो आपने सुन रखा होगा, बाकी तीनों को तो आई थिंक नाम भी नहीं सुन रखे होंगे। कैमिलियन इज द करेक्ट आंसर विच इज रिलेटेड टू द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। Which of the following characteristics is not of aves? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एव्स की नहीं है, पंछियों की नहीं है? चलो, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बिल्कुल सही, उनका भी खून गर्म होता है। दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विद सम एक्सेप्शंस, दोज ले एग्स। वो ज्यादातर जो है बच्चों को जन्म देते हैं, बस कुछ ही है जो अंडे देते हैं। सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सारे पंछी क्या करते हैं, ज्यादातर सारे पंछी अंडे ही देते हैं। 1 या 2 ही हैं जो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एनिमल बॉडी। भोजन का जो पाचन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है हमारे लिए। जैसे कुछ जानवर हो गए, लायन, काऊ, ह्यूमन, इनके अंदर प्रोसेस जो है वो माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है, ठीक है, यानी मुंह से शुरू होगी, गुदा तक जाएगी। इस नलिका में यानी इस रास्ते में सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? सबसे लंबा हिस्सा वो होता है, इसके नाम में स्मॉल आता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। क्यों है वो? इसलिए है क्योंकि छोटी आंत को छोटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत नैरो होती है, संकरी होती है। उसका जो आप होल कह सकते हो, जो रास्ता है वो बहुत नैरो है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा लंबी होती है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फिशेस? मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 चैम्बर हार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की वो बहुत बेकार होती है। उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? चलो, सबसे पहला है न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस यानी जो नाभिक है वो क्या करता है, वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म, कि लिपिड जो है कितना खर्च हो रहा है और कितना नहीं, वो सिर्फ वो देखता है। गलत। न्यूक्लियस पूरे सेल का मेटाबॉलिज्म देखता है, पूरे सेल में कौन सी चीज आ रही है, कितना जा रही है, हर चीज देखता है, ठीक है। तो और वैसे भी न्यूक्लियस को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। और एक और चीज बताऊं, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स बोलेंगे, मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ। न्यूक्लियस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स ही बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल यानी कि आत्मघाती थैली। और राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो सारे बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियस वाला पॉइंट ही गलत है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर द सिमिलर साइज ऑफ वेस्क्यूलर बंडल इन मोनोकॉट लीव्स? जो एक बीज पत्री वाले जो पौधे होते हैं उनमें क्या रीजन होता है कि उनमें जाइलम और फ्लूम। भाई वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या है? संवहन बंडल का मतलब जाइलम और फ्लूम। जाइलम क्या ट्रांसफर करता है? वाटर मिनरल्स। फ्लूम क्या ट्रांसफर करता है? फूड। तो ये दोनों में जाइलम और फ्लूम का साइज अलग अलग होता है, लेकिन जो मोनोकोट लीव्स है उनमें दोनों का साइज सेम होता है। तो वही पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या है? ये जो पत्तियों में होती है बिल्कुल बराबर बराबर पे होती है।
चाहे कोई भी शेप हो लेकिन बिल्कुल सेम जगह से ही निकली भी होगी। माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर, ये जो कुछ बैक्टीरिया है इनका उपयोग किस में होता है, कौन से साइकिल में होता है, नाइट्रो, राइजोबियम तो वैसे भी बहुत फेमस है, नाइट्रोजन साइकिल में होता है। मैच द पॉइंट्स, चलिए इनको मैच करते हैं। सबसे पहला है आपका, देखो एक साइड पे है एनालिडा, आर्थ्रोपोड, एकिनोडर्मेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राइट। तो एनालिडा कौन से होते हैं, एनालिडा होते हैं जो बहुत एडवांस वॉर्म्स होते हैं, बहुत ही एडवांस वॉर्म्स होते हैं। एक थे फ्लैट वॉर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फिर थे आपके राउंड वॉर्म्स सिलेंट्रेट्स, उसके बाद थे आपके और भी ज्यादा एडवांस वॉर्म्स, वो थे आपके एनालिड्स में, जिसमें आपकी लीच, अर्थवॉर्म ये सब आ रहे थे। तो एनालिड का एग्जाम्पल क्या है आपका, अर्थवॉर्म। तो फर्स्ट का हो गया डी, और फर्स्ट का डी एक में ही है तो हमारा ऑप्शन सी, साथ में पढ़ लेते हैं। सेकंड का हो गया सी, आर्थ्रोपोड्स जो है इसमें वो होते हैं जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे बटरफ्लाई बहुत अच्छा एग्जांपल है, कॉकरोच बहुत अच्छा एग्जांपल है, और आंट भी इसी का एग्जांपल है। एकिनोडर्मेटा का हो गया सी स्टार, इसके अंदर मेनली मेराइन एनिमल्स आते हैं और इसमें इनकी जो स्किन होती है एकिनोडर्मेटा की वो कांटे कांटेदार यानी स्पाइनी स्किन होती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन सा आ गया, टेप फॉर्म, जो बिल्कुल फ्लैट फॉर्म होता है। What are the 5 F's of indirect transmission, जो कोई भी बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है, तो उसके लिए 5 F's आपके थे। अगर आपको याद हो 5 F का डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ था, तो वो 5 F क्या है जिन जिन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहला है फ्लाइज यानी मक्खियां, सेकेंड इज फिंगर्स, थर्ड इज फोमाइट्स यानी जो छोटे छोटे मतलब कोई भी चीज हो सकती है, वो उसमें कीड़े मकोड़े सब हो सकता है। नेक्स्ट इज फूड एंड देन फ्लू। तो ये हैं आपके 5 F। फ्रूट नहीं होता क्योंकि फ्रूट की जगह तो फूड ही आ गया। इसके अलावा फ्रूट यहाँ पे भी है, फ्रूट यहाँ पे भी है, तो अगर आपको नहीं भी पता ऑप्शन एलिमिनेशन लग जाए। विच सेट ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। देखो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है, कोल्ड वायरस से होता है, टाइफाइड, कॉलेरा और टीबी तीनों बैक्टीरिया से होते हैं। विच इज अ सीरियस contagious bacterial infection that usually affects the mucous membranes of the nose and the throat, इनमें से कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। तो बेसिकली कौन सा नाक और गले का इन्फेक्शन है, इनमें से ये बताना है। तो डिप्थेरिया इज द वन जो नाक और गले में हो जाता है, एलर्जी टाइप हो जाती है और बिल्कुल बहुत सीरियस होता है, तो डिप्थेरिया इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा पॉरीफेरा की कैटेगरी में नहीं आता। देखो मैं आपको बता दूं, पॉरीफेरा में नॉर्मली वो जानवर आते हैं जो दिखते, हमने बस कैटेगरी में रखा हुआ है जानवर, बट वो दिखेंगे बिल्कुल प्लांट की जैसे, या कोई स्टोन पड़ा है जैसे स्पंज। स्पंज कैसे उगता है, कहीं पे एक सॉलिड कोई हार्ड सपोर्ट लेगा वहां उगना शुरू हो जाएगा, तो वो है तो मतलब दिखेगा तो आपको जानवर की तरह तो नहीं दिखेगा ना। हाइड्रा है जैसे, हाइड्रा तो बहुत एडवांस आ गया, फिर वो तो दिखेगा क्योंकि वो टेंटिकल्स हैं उसकी, ऊपर से ऐसे ऐसे लाइंस से निकल रही हैं, तो वो तो दिखेगा जानवर है। तो हाइड्रा पॉरीफेरा की कैटेगरी में नहीं आता। आइडेंटिफाई ए स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, इनमें से उस बैक्टीरिया का पहचान करो जिसकी शेप स्पाइरल होती है, घुमावदार। स्पिरिलियम, सिंपल नाम से आपको शो हो रहा है। Next, what is the other name of tetanus caused by toxin producing bacteria called Clostridium tetani, यानी कि उस टेटनस का नाम बताओ दूसरा जो इस बैक्टीरिया के नाम से होता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के नाम से होता बैक्टीरिया जो करता है, इसको हम बोलते हैं लॉकजॉ। ठीक है, टेटनस का ही दूसरा नाम। नेक्स्ट, Which of the following is an example of prokaryotic cell, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जाम्पल है। देखो प्रोकैरियोटिक मतलब बिल्कुल पुराने, और बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है जीता जागता, कि सबसे पुराना सेल जो है वो बैक्टीरिया का माना जाता है। Which of the following is the best definition of ecological efficiency, इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी पारिस्थितिकी दक्षता का
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो फूड चेन में अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो हर पॉइंट पे जो एनर्जी रेशियो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो सिंपल, अच्छा तो इनमें से 4 डेफिनेशन से हमें बताना है कि कौन सा सही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एफिशिएंसी अगर आ रही है तो रेशियो होगा, कभी भी अमाउंट नहीं होगा। अमाउंट, मास, वॉल्यूम कुछ नहीं होगा। अमाउंट का रेशियो हो सकता है, मास का रेशियो हो सकता है, वॉल्यूम का रेशियो हो सकता है। अगर एफिशिएंसी वर्ड, दक्षता वर्ड आ रहा है तो रेशियो वैसे इन दोनों में ये एनीवेज, अमाउंट तो खत्म हो गया। द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन, मतलब कितनी एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म में आई अपॉन कितनी एनर्जी उसने वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को दी, आप ये कह सकते हो। यही इसका करेक्ट आंसर है। देखो दूसरा वाला क्या है, मास और एनर्जी में रेशियो, गलत। सेम क्वांटिटीज में रेशियो होता है एफिशिएंसी में। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन कंपोनेंट इन मिल्क both quantitatively and nutritionally that accounts for about 80% of the total protein in bovine milk। वो बोल रहे हैं दूध में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोटीन का कौन सा होता है, जो क्वांटिटी वाइज देख लो बहुत ज्यादा होगा, न्यूट्रिशन भी उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और स्पेशली उनमें जो गो जाती है दूध है, यानी जो गाय से आया है, तो वो होता है आपका केसिन। इनमें से क्लोरोप्लास्ट जो है कौन सा डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम लर्न कर लो। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम भी मैंने आपको ऐसे ही सिखाया था बनाना। ये जो सर्कल सर्कल बना रखे हैं वो ये सर्कल अगर आप देख रहे हो, बाकी कोई भी डायग्राम मैच नहीं करता, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नीम, इनमें से नीम से संबंधित क्या है। टेंड्रिल यानी इसमें बेल बेल सी होती है, नहीं है। पाइन्स कांटे होते हैं, नहीं। पामेटली हस्ताकार, हाथ की शेप में इसके पत्ते होते हैं, नहीं। लीव्स, जो नीम है, नीम में बिल्कुल ऐसे पत्ते होते हैं पतले पतले, और इन जब ऐसे पत्ते हो ना लीव्स के, उसको बोलते हैं पिनेटली, यानी पंखाकार के पत्ते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीट रूट, इनमें से जो चुकंदर होता है उसके लाल रंग का होने का मेन कारण क्या होता है, वो होता है बेटनिन। बीट रूट में जो रेड कलर होता है वो आता है बेटनिन से। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू रेड एल्गेई रिप्रोड्यूस, वो इनमें से किस मेथड से। नॉर्मली जो एल्गेई है वो फ्रेगमेंटेशन से, आपने देखा होगा स्पाइरोगायरा भी, या तो फ्रेगमेंटेशन या तो रीजनरेशन, बट रीजनरेशन एक्सीडेंटली होता है, गलती से होता है। विखंडन और आई थिंक विखंडन ही था एक का नाम, तो नहीं विखंडन नहीं था, फ्रेगमेंटेशन का नाम आई डोंट रिमेम्बर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बट फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन लगभग बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस रीजनरेशन गलती से होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म अपने आप मैच्योर होने के बाद करता है। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर, देखो प्लाज्मा जो है ना 5th स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा के कारण, ऑल्दो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट स्टिल प्लाज्मा जहां भी होगा वो चीज चमकेगी। स्टार्स में देख लो, ठीक है, नियॉन बल्ब आते हैं उसमें भी प्लाज्मा ही होती है, तो नियॉन साइन बल्ब में आपके क्या है, प्लाज्मा। और एज अ स्टेट ऑफ मैटर बोला है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था के रूप में। अगर प्लाज्मा एज अ मीडियम बोलते या मैट्रिक्स बोलते कि जिसका बेस होता है, तो आंसर होता ब्लड। ब्लड में भी तो प्लाज्मा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ टर्टल्स, इनमें से कौन से फैमिली में टर्टल्स आते हैं। तो देखो कछुए जो है वो रेप्टाइल्स, रेंगते हैं, तो रेप्टाइल्स कैटेगरी में आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में किस तरीके के युग्मक पाए जाते हैं। एक स्पाइरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, हरे रंग की शैवाल है, उसमें जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, सेम साइज के होंगे, एक जैसे होंगे, तो आइसोगैमेट्स, लेकिन मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में फ्लैगिला होती है, एक तो पतली सी वायर टाइप में होती है जो मूवमेंट में मदद करती है, इसमें कोई भी चीज मूवमेंट के लिए मदद नहीं करती, मूवमेंट का कुछ स्कोप नहीं है, बस पानी में है तो मूव करता रहेगा। सो द गैमेट्स आर आइसोगेमेट्स एंड नॉन फ्लैगिलेटेड। ओके, चलिए मैच करते हैं। आपको
ये जो मैच में है उसमें आपको बताना है डिसीज कौन सी है और डिसीज को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है। सबसे पहला है मलेरिया। मलेरिया होता है, ये तो याद भी रखना, प्लाज्मोडियम समझाया था मल्टीपल फिजन में, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। फर्स्ट का हो गया डी, फर्स्ट का डी है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। खैर आगे पढ़ लेते हैं। डायरिया, डायरिया होता है रोटा वायरस से, याद रखना। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, कौन से बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला। और क्लोरेला होता है विब्रियो से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बर्ड्स या एव्स क्लास, इनमें से कौन सा बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आता। ये याद करना पड़ेगा कि चारों ऑप्शंस ऐसे हैं जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो न्यूफ्रोन, टेरोपस, स्ट्रूथियो या सिटाकुला। तो टेरोपस है जो बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आता, बाकी तीनों बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, तो एटलीस्ट ये लर्न कर लेना इनके नाम। What is the name of inflammatory condition that causes cracks, crusting and scaling at the corners of the mouth due to vitamin B2 deficiency? इनमें से कौन सा उस बीमारी का नाम है जिसमें आपके जो माउथ है उसके कोने कोने पे यहाँ रैशेस पड़ जाते हैं, ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है स्किन, क्यों? क्योंकि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। तो इसका नाम होता है चिलियोसिस। इनमें से कौन सा, अच्छा पहली बात तो ये सेल का हिस्सा है, क्या नाम है इसका आप मुझे वो बताएंगे। डायग्राम में मैंने इसको इस तरीके से बनवा रखा है, ठीक है। यहां से अगर याद आ गया, ये था गोल्जी एपेटिस। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें से आपसे कि बताओ इसको किस साइंटिस्ट ने, कौन से रिसर्चर ने इसको ढूंढा था। तो आपको यहां से पता लग जाएगा कैमिलो गोल्जी। इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें जो बर्ड्स, सॉरी मैमल्स और बर्ड्स दोनों की होती है। देखो मैमल्स और बर्ड्स, मैमल्स में आ गए हम लोग, राइट। तो मैमल्स हम कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स मतलब अंदर से खोखली, तो ये तो हमारी नहीं होती। पिगमेंटेड स्किन, स्किन जो है वो कलरफुल होती है, ये हमारी नहीं होती। सबकी शेड है, मतलब विविपेरिटी, सजीव प्रजता, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे जो है वो यंग वंस को बर्थ देंगे। हम सभी दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होता है, कौन सा क्रोमोसोमल बिहेवियर होता है जो तब होता है जो लेप्टोटिन स्टेज होती है। बेसिकली प्रोफेज, मैंने आपको बताया था मेटाफेज, प्रोफेज, उसमें प्रोफेज की अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे जिसमें से एक है लेप्टोटिन स्टेज। इतना करने की नीड नहीं है, बट सुन लो। लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं अब आधे हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपने सुना है ना क्रोमोसोम सेल से गैमेट बनते हैं, युग्मक। तो आपके गैमेट्स आधे होने चाहिए, सॉरी क्रोमोसोम आधा होना चाहिए। तो वो कौन सी स्टेज होती है आपकी, लेप्टोटिन, ठीक है। क्रोमोसोम्स विल बिकम हाफ। तो इसमें ये लिखा है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इन बी। तो कॉलम ए में कुछ नाम है, बी में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लूकोज, यीस्ट, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड। देखो ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस का तो पता है, ग्लूकोज के टूटने को बोलते हैं, तो ओके। पायरुविक एसिड क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। तो फोर्थ का तो हो गया ए, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज बताई मैंने जो आपको पढ़ रखी है। आप फोर्थ का एक ए में ही है। खैर ग्लूकोज क्या है, बेस्ट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का, जो रेस्पिरेशन के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो। सेकंड का हो गया सी, यीस्ट क्या है, फर्मेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो बहुत कॉमन सा आंसर है इसका। थर्ड क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज चेंज होता है पायरुविक एसिड में उस प्रोसेस के अंदर, और पायरुविक एसिड का क्या है, ग्लूकोज जब टूटता है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं पायरुविक एसिड। नेक्स्ट, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, चलो ठीक है। हेक्सापोडा, पहली बात तो देखो चार नेम, हेक्सापोडा, क्रस्टेशिया, मायरियापोडा और चेलिसेराटा। तो ये क्या है, चारों के चारों आर्थ्रोपोड्स के सब डिविजन है जो आपको नहीं करने, ठीक है।
बस इतना ही करना है जितना ही आया है। वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, आ गया, बात खत्म हो गई। रिपीट होगा लगभग इसी तरीके से होगा, बस इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। हेक्सोपोडा में सबसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो आते हैं, जैसे मच्छर, ठीक है। तो हेक्सापोडा का हो गया आपका मस्किटो, फर्स्ट का हो गया आपका बी। अब फर्स्ट का भी आपका ए में भी है और सी में भी है। सेकंड हो गया आपका क्रस्टेशिया। देखो क्रस्टेशिया में कौन से आपके ऑप्शंस आते हैं, क्रस्टेशिया में आपका आ गया डेफनिया। डिफनिया क्या है, मतलब सभी वैसे ही जानवर होते हैं, जब आप इनको सर्च करोगे ना आपको पता लग जाएगा। क्रस्टेशिया वो है जिसके अंदर ऑर्गन्स हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो सेकंड का हो गया ए, फर्स्ट का हो गया आपका बी। अब आप ऑप्शन देखोगे बी और ए में ही आ रहा है, ऑप्शन ए में। थर्ड का आ गया डी, मायरियापोडा का क्या हो गया जूलिस, और चेलिसेराटा का हो गया आपका लिमुलस। एक बार जरूर देख लेना, चेलिसेराटा हो गया जिसमें आपके थोड़ा स्टोनी स्ट्रक्चर होता है, और वो किसका होता है, लिमुलस का। और वैसे भी लाइम से वर्ड आ रहा है ना ये, तो वहां से ध्यान रखना। Okay, which of the following pairs is incorrect regarding the grade of organization and its example? इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल गलत है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल आता है पोरीफेरा में, सबसे पुरानों में, और पोरीफेरा का एग्जांपल है साइकन, स्पंज, बिल्कुल ठीक है। सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेलीफिश, ये बिल्कुल ठीक है। जेलीफिश में सेल और टिश्यू दोनों का ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अंदर प्रोटोप्लाज्म मिलेगा ही मिलेगा। टिश्यू ऑर्गन यानी अब बड़े लेवल का जानवर आ गया, इसमें टिश्यू और ऑर्गन, हम सेल छोड़ रहे हैं, वो है यूप्लिक टेला में, ये बिल्कुल गलत है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। विच कंडीशन ऑल्सो नोन एज इक्टेरस कॉजेज अ येलोइंग ऑफ योर स्किन एंड द व्हाइटनिंग ऑफ योर आईज? किस बीमारी को, जिसे पीलिया के रूप में, हिंदी में तो बता दिया लेकिन वैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इक्टेरस, जिसमें आईज भी व्हाइट हो जाती है, नेल्स भी व्हाइट हो जाते हैं, ये पूरा येलोइश स्किन पड़ जाती है, कौन सी बीमारी है, जॉन्डिस। कुबार्डिया हेप्टान्यूरॉन विच हैज बिकम एंडेंजर्ड इज अ स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से ह्यूबार्डिया हेप्टान्यूरॉन इनमें से कौन सी स्पीशीज का हिस्सा है? तो ये एक तरीके की घास होती है जो अभी एंडेंजर हो चुकी है, यानी कि आप कह सकते हो विलुप्त होने की कगार पर है। ओके, इनकरेक्टली मैच्ड बताओ क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, शुगर है जो ग्रेप्स में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। माल्टोज क्या है, जो गेहूं के आटे में, इन सब में मिलता है, शुगर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लैक्टोज भी शुगर है, मिल्क में मिलती है, वैसे भी मिल्क का तो नाम लैक्टोजन वगैरह आपने देखा होगा, जो बेबी मिल्क आता है लैक्टोजन के नाम से ही आता है। स्टार्च, एग योग में प्रोटीन होता है, स्टार्च नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द मोनोइशियस? इनमें से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? बेसिकली ये ऐसे फूल होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, सिंपल। अ फ्लावर विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। Which species is known as black-lipped pearl oyster found in the Indo-Pacific with tropical coral reefs? इनमें से किसको काले लिप्ड यानी काले जो बिल्कुल लिप्स की शेप में होता है सीप, उसके सीप के रूप में जाना जाता है, जो पैसिफिक ओशियन, इंडिया पैसिफिक ओशियन वाले रीजन में मिलेगा, तो वो कौन सा होता है? तो वो है आपका, उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो ब्लैक लिप्ड पर्ल के रूप में इसको जानते हैं, वो है पिंकटाडा मार्गरिटिफेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनियोलेक्स बिलोंग टू? इनमें से किस में गोनियोलेक्स जो है वो बिलोंग करता है? सो बेसिकली गोनियोलेक्स क्या है, डाइनोफ्लैगेलेट्स है, ये कैटेगरी होती है जानवरों की, जिसके बारे में बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट एक साइंटिफिक नेम है। और जैसे इसमें अलग अलग टाइप के हैं, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोन्स, तो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही कैटेगरी है अलग अलग, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, डाइनोफ्लैगेलेट्स। विच मेराइन कैरोटिनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड, मैक्रोएल्गेई एंड डाई एटम्स? इनमें से कौन सा समुद्री शैवाल या समुद्री कैरोटिनॉइड में बहुत सारी मात्रा में सीवीड होगा, मतलब वो कौन सा है जो
ब्राउन सीवीड में, माइक्रो एल्गे या डाइएटम्स में भर भर के होता है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। तो ये है आपका फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या है? एक कैरोटिनॉइड है जो ब्राउन सीवीड में, एल्गे में, इन सब में भर भर के मिलता है। फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस हैपेंस इन द किडनीज। जो ये अपशिष्ट उत्पादों का निस्यंदन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो किडनीज में होता है। और किडनी में सबसे बहुत सारी मात्रा में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनसे किडनी बनती है। उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन, वृकाणु। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन से रिलेटेड नहीं है? रेटिकुलेट कौन सी होती है? जिसमें आगे पीछे होते हैं, ठीक है, वो होती है रेटिकुलेट वेनेशन। मेज, कोरिएंडर, चाइना रोज, तुलसी, इन सबकी पत्तियां देखोगे तो पैरेलल वेनेशन होती है। मेज के पौधे में रेटिकुलेट वेनेशन, सॉरी उल्टा बता दिया, लास्ट के तीनों में पैरेलल वेनेशन नहीं होती, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ऊपर वाले में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होती। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स अभी बताए थे जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, बटरफ्लाई। 1925 में किसने सबसे पहले लिपिड्स निकाले थे एक सैंपल से, और ये देखा था सिर्फ मोनोलेयर, एक ही स्तर वाले लिपिड बहुत अच्छे होते हैं अगर हमें किसी का सरफेस एरिया या प्रेशर का रेशियो निकालना हो, कंपैरिजन करना हो तो लिपिड्स पे काम सबसे बेस्ट जो किया है वो गॉटर और ग्रेंडल ने किया है। तो गॉटर एंड ग्रेंडल इज द करेक्ट आंसर। विच लॉ स्टेट्स दैट एंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स। जो ठंडी जगह पे रहने वाले जानवर हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब बॉडी पार्ट्स छोटे होते हैं जो गर्म जगह रहते हैं उनसे। बताया था ये भी मैंने आपको चैप्टर वीडियो की स्टार्टिंग में, एलेंस रूल। सो गाइज ये थे 61 क्वेश्चंस। आप देख रहे हो वेटेज कितना ज्यादा था। हमारी ई बुक, हमारे कोर्स को मत स्किप कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस लगभग उसमें से लगे थे, एक या दो को छोड़ के, क्योंकि वो एक आधा क्वेश्चन डालते ही हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। किस चैप्टर से आया शायद आप सर्च करोगे आपको वो भी नहीं पता लगेगा। बट एनीवेज हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल बैच अवेलेबल है। ऑफिसर बैच में बस ये फायदा होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, वन इन ओनली वन बैच। साथ में सारी पीडीएफ्स, ई बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है, मैथ्स का, जनरल अवेयरनेस का। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।